आज हम मोरेरा प्रमेय पढ़ेंगे। तो मोरेरा प्रमेय क्या है? देखिए, ये कौशी प्रमेय की उल्टी है। इसमें क्या दे रखा है? माना एक से संबद्ध प्रदेश जी में एफजेड संतत है। यदि जी में प्रत्येक सरल संवृत्त कंटूर सी के अनुदिश इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का मान 0 हो तो जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन होगा। हमने कौशी समाकल प्रमेय में ही पढ़ा है, यदि फलन एफ जेड कंटूर सी के अंदर और ऊपर के प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक हो तो उस समय इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड जो कंटूर के ऊपर संवृत्त कंटूर पर इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड का मान 0 होता है। यहाँ हमें यह दे रखा है कि इंटीग्रेशन एफ जेड जी जेड का मान यदि 0 हो तथा साथ ही फलन एफ जेड संतत हो तो हमें यह सिद्ध करना है कि एफ जेड जी के अंदर विश्लेषिक फलन होगा। पहले पूर्व में दिया गया था विश्लेषिक फलन है और हमें सिद्ध करना था इंटीग्रेशन का मान 0। अब इंटीग्रेशन का मान 0 दे रखा है और हमें सिद्ध करना है कि फलन विश्लेषिक है। तो देखिए प्रमाण, माना कि जी में z0 एक स्थिर बिंदु है तथा z एक चर बिंदु है तथा z0 को z से मिलाने वाले दो चापकलनीय वक्र C1 तथा C2 हैं जो पूर्णतः जी में स्थित हैं। अब यदि C1 व C2 को मिलाकर एक संवृत्त कंटूर C हो तो इधर देखिए चित्र में ये इतना बड़ा पोर्शन जी मान लेते हैं। तो जी के अंदर हमने क्या किया, एक बिंदु z0 लिया, एक बिंदु z ले लिया और इसके मिलाने वाले दो चाप ले लिए और ये पूर्णतया जो सारा है ये सिस्टम ये जी के अंदर स्थित है। C1 C2 को मिलाकर के एक समृद्ध वक्र C बन गया। देखिए यहाँ से चल करके हम देखते हैं तो सारा जुड़ गया है, तो इसको कहते हैं समृद्ध कंटूर। ये डायरेक्शन बता रखी है, Z0 से Z तक जाने के भिन्न भिन्न रास्ते हैं। अभी डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं कि समृद्ध कंटूर हो गया और हम पढ़ चुके हैं कि समृद्ध कंटूर है और फलन उस पर विश्लेषिक है, तब उसके समाकलन का मान 0 होता है। ये तो हमने कौशी समाकल प्रमेय में पढ़ा है। यहाँ देखिए कि इस समृद्ध कंटूर के ऊपर इंटीग्रेशन का मान हम करें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। तो पहले तो C2 के ऊपर समाकलन, डायरेक्शन बिल्कुल सही है एफ जेड डी जेड का, और आगे C1 पर समाकलन करें तो यहाँ डायरेक्शन उल्टी है, तो -C1 पर समाकलन करें तो देखिए ये पूरा समृद्ध कंटूर के ऊपर समाकलन हो जाता है। इसलिए समृद्ध कंटूर पर किया गया समाकलन बराबर ये दो टुकड़े टूट गए। इसमें C2 पर समाकलन की डायरेक्शन सही है परंतु C1 पर समाकलन करने की डायरेक्शन उल्टी दे रखी है, इसलिए इसको -C1 लिख दिया बस इसको। और चूंकि हमें दे रखा है कि इस इंटीग्रेशन का मान क्या होगा, 0 होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि फलन एफ जेड विश्लेषिक है, तो इंटीग्रेशन का मान यदि 0 है तो हमने 0 रख दिया। और अब C1 की डायरेक्शन माइनस है, इसलिए इसको माइनस और C1 की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एफ जेड डी जेड प्लस C2 अपनी जगह पढ़ाए और इसको हम उधर ले गए तो हमारे पास रिजल्ट आया कि फलन एफ जेड का C1 पर समाकलन करो और चाहे C2 पर समाकलन करो, दोनों मान कैसे हैं, समान हैं। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। आगे देखिए, अब 1 से यह सिद्ध होता है कि जी में Z0 तथा Z को मिलाने वाले प्रत्येक वक्र के अनुदिश एफ जेड का समाकलन समान होगा। कि कोई सा भी वक्र लें, इसकी जगह C1 सूची की जगह और भी बना लें, तो किसी भी वक्र के अनुदिश यदि समाकलन करें तो सबका मान कैसा हो रहा है, समान हो रहा है। ये हमने पीछे 1 नंबर जो समीकरण है उससे देखा। कब? जब दिया गया इंटीग्रेशन का मान 0 है, क्लोज कंटूर यदि इसके अंदर जी में कोई होगा तो उस पर फलन के समाकलन का मान 0 दे रखा है। इस नियम को हमने काम में लिया तो हमने ये पाया कि Z0 को जी के अंदर स्थित कोई भी दूसरा बिंदु लें, उससे मिलाने वाले चाप पर समाकलन करें, इंटीग्रेशन करें एफ जेड का, तो सभी चापों पर समाकलन का मान समान आ रहा है। तो माना ये मान जो समान मान आ रहा है उसको हमने मान लिया कि कैपिटल एफ जेड है। अब समाकलन का चर एक्साई लें तो कैपिटल एफ जेड का मान जो समान आ रहा है, Z0 से Z तक किया गया समाकलन फलन का एफ एक्साई डी एक्साई, जेड की जगह हमने चर का मान एक्साई ले लिया है, तो Z0 से Z तक किया गया समाकलन का मान स्थिर आ रहा है जिसको हमने कैपिटल एफ जेड कह दिया। अब देखिए, माना जी में Z के समीपी बिंदु को Z प्लस एच लिया तो Z की जगह Z प्लस एच रख दिया, तो यहाँ भी Z की जगह Z प्लस एच रख दिया, बाकी सब एक जैसा रहा। अब देखिए इसमें से इसको घटा दिया तो कैपिटल एफ ऑफ Z प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से Z प्लस एच एफ एक्साई डी एक्साई माइनस इंटीग्रेशन Z0 से Z एफ एक्साई और डी एक्साई। इसको मैं इसकी सीमा को मैं
चेंज कर दूं, Z0 से Z की जगह Z से Z0 कर दूं तो ये निशान प्लस का हो जाएगा, और इसको मैं पहले लिख देता हूं। तो पहले लिखूंगा तो समाकलन की सीमा Z से Z0, इसलिए प्लस का निशान हो गया f एक्साई डी एक्साई, और इसके बाद में इसको मैंने लिख दिया कि Z0 से Z0 Z प्लस एच f एक्साई डी एक्साई। अब देखिए दोनों समाकलनों को ध्यान से देखें तो f एक्साई डी एक्साई का समाकलन जो दे रखा है Z से Z0 और फिर Z0 से Z प्लस एच, अर्थात ये पूरा जो समाकलन है वो हो गया Z से Z प्लस एच, इसलिए इसको मैंने लिख दिया कि इंटीग्रेशन Z से Z प्लस एच f एक्साई डी एक्साई, ये एक ही समाकल के रूप में चेंज हो गया, जिसकी लिमिट रहेगी Z से Z प्लस एच। थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ h मॉडुलस ऑफ का h का हम चयन इस प्रकार से करें कि Z से Z प्लस एच को मिलाने वाला कम से कम एक पथ पूर्णतः जी में स्थित है, जो हम रेखाखंड ले लेते हैं। या ये कह सकते हैं, माना ये है Z से Z प्लस एच को मिलाने वाला रेखाखंड है, क्योंकि रेखाखंड सबसे छोटा चाप होगा। अतः इसमें देखिए हम दोनों साइड में h का भाग लगा दें तो, और माइनस स्मॉल एफ जेड घटा दें तो f ऑफ Z प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड। राइट हैंड साइड में भी हमने स्मॉल एफ जेड घटा दिया, h से भाग लगा दिया और फिर स्मॉल एफ जेड दोनों साइड में घटा दिया। अब दाहिने पक्ष के लिए जो ये दूसरा पार्ट है इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, पहला पार्ट 1/h इंटीग्रेशन Z से Z प्लस एच f ऑफ एक्साई डी एक्साई एज इट इज पढ़ा है, लेकिन दूसरे पार्ट को मैंने इंटीग्रेशन और लगा दिया यहाँ पर, इंटीग्रेशन Z से Z प्लस एच डी एक्साई और बाहर एफ जेड अपॉन स्मॉल एफ जेड अपॉन एच लिख दिया। देखिए इस इंटीग्रेशन को छोड़ करें तो डी एक्साई का समाकलन एक्साई होगा, लिमिट पुट करेंगे Z प्लस एच माइनस जेड, तो Z प्लस एच में से Z कटेगा, Z कट जाएगा, H बचेगा और H से H कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये स्मॉल एफ जेड ही बचता है, जिसको मैंने दूसरे रूप में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन Z से Z प्लस एच है, यहाँ भी इंटीग्रेशन Z से Z प्लस एच है, तो इसको कॉमन कर दिया, 1/h इसमें भी है, 1/h इसमें कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, और अंदर देखिए यहाँ बचेगा f एक्साई, यहाँ बचेगा f जेड और साथ में डी एक्साई, तो f एक्साई माइनस एफ जेड इंटू डी एक्साई, जिसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। आगे बढ़ें। अब चूंकि f एक्साई बिंदु Z पर संतत है, फलन जो है Z पर संतत है, अतः संतत फलन की परिभाषा से शेप एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के संगत डेल्टा एक ऐसी धनात्मक राशि इस पर जो एप्सिलॉन पर निर्भर करती है इस प्रकार से विद्यमान होगी कि मॉडुलस ऑफ f एक्साई माइनस एफ जेड 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मॉडुलस ऑफ एक्साई माइनस जेड इज लेस देन डेल्टा। संतत फलन की परिभाषा लिख दी। अब संतत फलन की परिभाषा लिखने के बाद में हम देखते हैं, अब हम h का चयन इस प्रकार से करें कि मॉडुलस ऑफ h का मान डेल्टा से कम हो। डेल्टा से कम होगा तो ये कंडीशन इसकी लागू हो जाएगी, Z से Z प्लस एच एक्साई माइनस जेड इज लेस देन डेल्टा है, तो Z से Z प्लस एच को मिलाने वाले प्रत्येक रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु एक्साई के लिए असमीका 2 संतुष्ट हो जाएगी। और अब देखिए दोनों साइड में उसमें असमीका 2 थी, मॉडुलस ले लिया हमने, इधर लेफ्ट हैंड साइड में मॉडुलस ले लिया कैपिटल एफ ऑफ Z प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड, और राइट हैंड साइड में जो मॉडुलस लिया, मॉडुलस चूंकि समाकलन के अंदर गया और अंदर जाने पर यह मान क्या हो गया, बढ़ जाता है अथवा बराबर रहता है, इसलिए हमने यहाँ लेस देन इक्वल टू का निशान लगाया, 1/मॉडुलस ऑफ एच इंटीग्रेशन Z से Z प्लस एच, इसके मॉडुलस अलग कर दिया, इसके अलग कर दिया हमने, क्योंकि इसका मान लेस देन एप्सिलॉन है, तो लेस देन एप्सिलॉन होने के कारण से इसका मान से ज़्यादा मान हम एप्सिलॉन लिखे तो निशान जो है क्लियरली लेस देन का हो गया। ये 1/मॉडुलस ऑफ एच है और इसका हम समाकलन करें डी एक्साई का तो होगा एक्साई, एक्साई में जब लिमिट पुट करेंगे Z प्लस एच माइनस जेड, तो Z कटेगा तो मॉडुलस ऑफ एच बचेगा, ऐसे एच कट गया। अब चूंकि एप्सिलॉन स्विच है अतः एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेने पर राइट हैंड साइड है 0 हो गई, और जब 0 हो गई लेफ्ट हैंड साइड के मॉडुलस है तो धनात्मक है, लेकिन लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 कोई धनात्मक संख्या हो नहीं सकती, केवल 0 ही हो सकता है, इसलिए 0 लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 0 हो गया। अब दोनों साइड में हमने सीमा ली, लिमिट है s टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच बराबर स्मॉल एफ जेड, चूँकि यहाँ एस है नहीं इसमें तो इधर कोई प्रभावित नहीं होगा और इसलिए इसका मान सीमा एक साइड में रही। और अब ये जो सीमा की परिभाषा देखी हमने, अवकलन की परिभाषा है,
अर्थात कैपिटल एफ डैश जेड बराबर स्मॉल एफ जेड। यह जो रिजल्ट आया है इसको हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब यह है कि कैपिटल एफ जेड जो फलन जेड का है उसका अवकलन का मान है वो स्मॉल एफ जेड है, अर्थात कैपिटल एफ डैश जेड विद्यमान है, अर्थात एफ डैश जेड बराबर एफ जेड फलतः एफ जेड जी में एक विश्लेषिक फलन है। जब इसका अवकलन विद्यमान है कैपिटल एफ जेड का, इसका मतलब कैपिटल एफ जेड जी में कैसी है, विश्लेषिक फलन है। एवं हम जानते हैं कि विश्लेषिक फलन का अवकलन भी विश्लेषिक होता है, अर्थात एफ डैश जेड भी फिर कैसी हो गई, विश्लेषिक हो गई। और एफ डैश जेड बराबर स्मॉल एफ जेड है, इसलिए स्मॉल एफ जेड भी कैसी हो गई, विश्लेषिक फलन हो गई, अर्थात स्मॉल एफ जेड जी में विश्लेषिक है। और यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू, धन्यवाद।